वो गुस्से से घर लौटा था और कमरे में जाते हुए दरवाजा जोर से बंद किया था। दरवाजे से टेक लगाते गहरी गहरी सांस भरी थी जब अचानक फोन बजने लगा था। स्क्रीन देखी तो साहिल का नाम जगमगा रहा था। उसके होठ सख्ती से आपस में मिचे और अगले ही पल पूरी ताकत से मोबाइल जमीन पर दे मारा था। नो! वो चीखता हुआ जमीन पर बैठा था। फिर अगले कुछ ही पलों में कमरे की हर चीज को तहस नहस कर कर उजाड़ चुका था। उसने अपने कांपते हुए हाथों से ड्रेसिंग टेबल के नीचे वाला दराज खोला था। अंदर सिगरेट का डिब्बा था। वो सिगरेट नहीं पीता था। ये साहिल की थी जो वो गाड़ी में भूल गया था। कटते हुए हाथों से उसने सिगरेट जलाई थी और होठों से लगाई थी। एक गहरा कश लेते हुए उसने बेड से टेक लगाई थी और गहरी सांस ली थी। अगले ही पल दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर कमरे का दरवाजा खुला था। दरवाजे पर आतिफा बेगम खड़ी थी। बेयकीनी से सिगरेट पीते हुए आतिफ को देखने लगी थी। आतिफ ने नजर उठाकर हैरानी से उन्हें देखा था। आतिफ! उन्होंने सदमे की तरह उसे पुकारते हुए आगे बढ़कर उसके हाथ से सिगरेट छीनकर डस्टबिन में फेंकी थी। उजड़ा हुआ कमरा कुछ गलत होने की गवाही दे रहा था। तुम ठीक हो? ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने अपनी? आतिफा बेगम का कलेजा मुंह को आ रहा था। मेरी हालत इससे भी बुरी हो जाएगी या हो सकता है कि मैं मर जाऊं अगर आपने शाजिया की शादी किसी और से होने दी। नम आंखों से आतिफा बेगम का हाथ थामते हुए उन्हें पत्थर कर गया था। तुम पागल हो गए हो? तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? वो तुमसे बड़ी। अभी आतिफा बेगम ने इतना ही कहा था जब आतिफ चीखता हुआ उनका हाथ छोड़कर पीछे हुआ था। क्या छोटा हूँ? छोटा हूँ? मोहब्बत उम्र का फर्क नहीं देखती मॉम। मैं मोहब्बत करता हूँ शाजिया से। वो भी मुझे यही कहकर दुत्कारती है कि मैं उससे छोटा हूँ। उससे छोटा हूँ। आतिफ के इस तरह चेत कर कहा आतिफ ने इस तरह चेत कर कहा, पर आतिफा बेगम की जबान तलवे से लगी थी। मेरी हालत को समझिए, मुझे समझने की कोशिश करिए। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो खिलौने की जिद कर रहा हूँ। मैं अपनी जिंदगी मांग रहा हूँ मॉम। मैं अपनी मोहब्बत मांग रहा हूँ। अगर वो मुझे नहीं मिली तो आप सब मुझे खो देंगे। वो रोता हुआ बेड पर बैठा था। आतिफा बेगम मुंह पर हाथ रख नम नजरों से उसे देखते हुए उसके पास बैठी थी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया आतिफ? अब तो उसकी शादी तय हो चुकी है। आतिफा बेगम ने अफसोस से कहा था। शादी तय हुई है मॉम, हुई तो नहीं है ना? शादी टूट भी सकती है। आप प्लीज मेरी बात को समझिए। आप पापा से बात करिए, उन्हें मेरी हालत के बारे में बताइए। वो उनका हाथ पकड़ते हुए बोला था। आतिफा बेगम उसके गाल पर हाथ रखकर हाँ में सर हिलाने लगी थी। मैं बात करूंगी आतिफ, अब तुम रोना तो बंद करो। उन्होंने आतिफ के आंसू साफ किए थे जैसे किसी छोटे से बच्चे को बहलाया जाता है। आप वादा करिए कि शाजिया की शादी मुझसे ही होगी। वो जिस हालत में पूछ रहा था, आतिफा बेगम मना नहीं कर पाई थी। वादा कर कर वो कमरे से बाहर निकल गई थी। कमरे से बाहर निकलकर उनकी हालत आतिफ जैसी हो गई थी। सारी खुशी उनकी मातम में बदल गई थी। वो अच्छे से जानती थी कि ये शादी टूटना नामुमकिन है। वो माँ थी और वादा कर चुकी थी कि आज ही नसीम साहब से बात करेंगी। जैसे ही वो दरवाजे से अंदर आया था, आंगन की फटीचर हालत वहां रखी हुई टूटी फूटी चरपाई देखकर उसके माथे पर बल पड़े थे। उसके पापा गहरी नींद में सो रहे थे और एक छोटा सा बल्ब जलता हुआ मुश्किल से अंधेरा होने से रोक रहा था। उसने एक गहरी लंबी सी सांस ली थी और दिल पर बोझ लिए कमरे के अंदर बढ़ा था। इस बदलते हुए जमाने में ये घर अब भी खंडर जैसा दिखाई देता था। वो फौरन अपने कमरे में चला गया था जहाँ पर एक छोटा सा पंखा सुस्ती की हालत में लटक रहा था। कमरे में सिर्फ एक छोटा सा बेड और एक अलमारी थी। ड्रेसिंग टेबल पर कोई भी सामान नहीं था सिवाय खुशबू की छोटी सी बोतल के। ये खुशबू की बोतल यकीनन इस घर की हर चीज से कहीं ज्यादा महंगी थी। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि वो खास तौर पर तैयार कराया गया 45 मिलियन का परफ्यूम था जिसकी खुशबू दुनिया में कहीं और नहीं थी। वो बेड पर देता हुआ लेट गया था और थकान से अपना सर मसलने लगा था। इसी पल उसे दरवाजे पर किसी के आने की हलचल महसूस हुई थी। ये आहट सुनते ही उसके चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ पड़ी थी। मैंने कितनी बार कहा है कि रात के वक्त मेरे कमरे में आने की हिम्मत मत किया करो। उसने बहुत गुस्से में बिना देखे कहा था। दरवाजे पर खड़ी नमीरा गुस्से से अपने होठ मीट गई थी। मैं सिर्फ आपसे खाने के लिए पूछने आई थी।
उसने बहुत ही हल्की आवाज में बताया था। इस पर साहिल का गुस्सा और भड़क उठा था। जाओ यहाँ से। साहिल गुस्से से दहाड़ा तो नमीरा अपने दिल पर पत्थर रखकर एकदम पीछे हो गई थी। वापस अपने कमरे में आई थी और दरवाजा बंद किया था और वापस हिचकियों से रोने लगी थी। वो उसका मंगेतर था, मगर ये बेरहमी उसके साथ क्यों? क्या उसकी बेरोजगारी की वजह से? मगर इसमें नमीरा का क्या कसूर था? जब तक साहिल की खाला जिंदा थी, तब तक वो नमीरा के साथ बहुत अच्छे से पेश आता था। हर गुजरते दिन के साथ साहिल का बर्ताव बहुत बदलता जा रहा था और नमीरा को ये डर था कि कहीं वो ये रिश्ता ही ना तोड़ दे। दूसरी तरफ साहिल ने नमीरा के जाने के बाद खाली दरवाजे को देखा था। तुम अपनी माँ को कब बताओगे कि तुम अपनी कजिन से शादी नहीं कर सकते और मुझसे प्यार करते हो? एक गुस्से से भरपूर मगर दिलकश आवाज उसके कानों में गूंजी थी। मैं बहुत जल्दी बात करूंगा। अब तो वो बेसहारा बनकर तुम्हारे घर में रह रही है। साहिल, कहीं तुम्हें उस लड़की से प्यार तो नहीं हो गया? उसने बेबसी से पूछा था। नहीं, मेरा दिल किसी पर नहीं आया। मैं जल्दी माँ से बात कर लूंगा। बस तुम अपने घर वालों को तैयार रखना, उसने बड़े यकीन से कहा था। और फिर वो अचानक अपने बेड से उठकर बैठ गया था। मेरी इस बर्थडे पर तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगे साहिल? दोबारा आवाज आई थी। आज 25 जून थी, उसकी बर्थडे। बस करो, चुप हो जाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। वो इतनी जोर से चीखा था कि उसके चीखने की आवाज सुनकर दूसरे कमरे में वो टेक लगाकर रोती हुई लड़की, वो किसी ख्यालों में गुम थी कि तभी काम वाली दस्तक देती हुई अंदर कमरे के अंदर आई थी। इकरा बेटी, आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं, काम वाली ने अदब से कहा था। आ रही हूँ, आप जाओ। इकरा के कहने पर काम वाली कमरे से बाहर निकल गई थी। इकरा भी एक जोरदार अंगड़ाई लेती कमरे से बाहर निकली थी। बातों की आवाज डाइनिंग रूम से आ रही थी। वो डाइनिंग रूम के अंदर गई थी। उसकी सबसे पहली नजर नसीम साहब पर पड़ी थी। वो उनकी बराबर वाली कुर्सी पर बैठी थी, मगर दूसरी वाली कुर्सी पर बैठे इंसान पर नजर नहीं पड़ी थी, क्योंकि वो पेन उठाने के लिए नीचे झुका था। इकरा, ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है? शबीना बेगम उसके उजड़े हुए बाल देखकर हैरत से पूछ रही थी। कुछ नहीं मम्मी, बस मैं सोने के लिए लेटी थी, इसलिए ऐसे हो रहे हैं। इकरा ने ये कहते हुए आगे रखे पानी के जग से एक गिलास में पानी निकाला था। तुम अयान के साथ शॉपिंग पर चली जाओ और अपने लिए निकाह का जोड़ा ले लो, उन्होंने सुकून से कहा था। इकरा के माथे पर बल पड़े थे। ऐसे कैसे चली जाऊं अयान के साथ? मैं आपके साथ जाकर ले लूंगी। और वैसे भी निकाह शाजिया का हो रहा है, मेरा नहीं। वो बड़ी आराम से ये कहते हुए पानी का गिलास अपने होठों से लगा गई थी। एक सिप लिया था। जब अयान ने अपना गला खनखारा था, इकरा इकरा ने मुड़कर देखा तो अयान उसकी बराबर वाली कुर्सी पर बैठा उसी को देख रहा था। शाजिया के साथ तुम्हारा भी निकाह हो रहा है? शबीना बेगम ने बड़ी सुकून से उसके सर पर बम फोड़ा था। या ऊपर वाले, मेरा निकाह? ये आप क्या कह रही हैं मम्मी? पानी उसके मुंह से एक फुवारे की तरह निकलता हुआ अयान के मुंह पर गया था। शबीना बेगम और नदीम सब उसे हैरत से देख रहे थे, जबकि अयान अपनी मुट्ठी बंद करता हुआ गुस्से को बर्दाश्त करते हुए अपनी आंखें मीच गया था। शबीना, नदीम साहब ने गुस्से से कहा, जब शबीना बेगम टिश्यू पेपर से अयान का चेहरा साफ करने लगी थी। इट्स ओके आंटी, मैं कर लूंगा। शबीना बेगम के हाथ से टिश्यू पेपर लेते हुए अयान ने अपना चेहरा साफ किया था। सॉरी, पर मैं अभी निकाह नहीं कर सकती, वो ये कहते हुए फौरन खड़ी होने लगी थी, जब अयान ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बिठाया था। अपने माँ बाप के सामने अयान की इस हरकत पर वो हैरान रह गई थी। जब बड़े बात कर रहे हों तो जब तक उनकी बात पूरी ना हो जाए तब तक जगह छोड़कर नहीं उठते हैं, सख्ती से कहता हुआ अयान इकरा को वापस बैठने पर मजबूर कर गया था। पापा, ये जुल्म है। आप मुझसे बिना पूछे कैसे मेरा निकाह तय कर सकते हैं? वो पूरी तरह चिढ़कर बोली थी। तुमसे क्यों पूछना चाहिए मुझे? नदीम साहब ने गुस्से से कहा था। एक बेटी तो अपनी मर्जी चलाने की इंतहा पर थी और दूसरी माँ बाप की खुशी में खुश थी। आपने शाजिया से भी तो पूछा था ना? वो आपकी बेटी है, तो क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? वो तो जल्द से जल्द अयान के खिलाफ सबूत ढूंढकर अयान से मंगनी तोड़ने का इरादा रखती थी, और यहाँ तो बात निकाह तक पहुँच गई थी। शाजिया की अरेंज मैरिज है, इसलिए उससे पूछा है हमने। पर तुम्हारी तुम्हारी पसंद से हो रही है, फिर तुम्हें इस निकाह से क्या एतराज है? शबीना बेगम ने उसकी दुखती नक्श पर हाथ रखा था।
वो जो बर्दाश्त कर कर रह गई थी, उसने नम आंखों से अयान को घूरा था, जो बड़ी आराम से उसके ड्रामों को देख रहा था। हाँ, पसंद से हो रही है, मगर मैं भी इस निकाह के लिए तैयार नहीं हूँ। प्लीज पापा, आप मेरी बात को समझिए। वो नसीम साहब के सामने बैठी थी। नसीम साहब ने नरमी से उसके सर पर हाथ फेरा तो वो कुछ पुरसुकून हुई थी। अयान उठकर बाहर निकलने लगा था जब नसीम साहब की आवाज पर वापस रुका था। इकरा 5 मिनट में आ रही है बस अयान। नसीम साहब की बात पर अयान ओके कहता हुआ बाहर निकल गया था। इकरा हैरानी से नसीम साहब को देखने लगी थी। अच्छी बेटियां अपने माँ बाप को शर्मिंदा नहीं किया करती हैं। इकरा अपने माँ बाप के फैसले की इज्जत रखनी है, वो नरमी से कहते हुए खड़े हुए थे। तैयार होकर फौरन अयान के पास जाओ, ज्यादा देर इंतजार नहीं करेगा। इस बार नदीम साहब के कहने पर उसने नजर झुका ली थी। आंखों से आंसू बहकर गाल पर गिरे थे। वो उठकर खड़ी हुई थी, पर कदम लड़खड़ाए थे। मोहब्बत की शादी उसके गले में अटकी एक जंजीर बन रही थी, जो मोहब्बत उसने कभी की ही नहीं थी। वो अपने कमरे में गई और जाकर कपड़े चेंज किए। उसने एक सिंपल सा वाइट कुर्ता पहना था और साथ में डेनिम जीन्स, गले में आसमानी दुपट्टा डालते हुए बाहर निकल गई थी। अयान पोर्च में ही खड़ा था। इकरा वहां जाकर खामोशी से खड़ी हो गई थी। अयान ने उसे सर से लेकर पांव तक देखा और फिर गाड़ी में बैठने का इशारा किया और खुद भी गाड़ी में बैठ गया। कुछ खाओगी? उसे बिल्कुल चुप देखकर अयान ने नरमी से पूछा था। इकरा के माथे पर नन्हा सा बल पड़ा था। वो खिड़की के बाहर देखने लगी थी। गाड़ी एक बड़े से मॉल के सामने रुकी थी। वो एक डिजाइनर शॉप में गए थे। अयान कॉल पर बिजी था, जबकि दो सेल्समैन इकरा को ड्रेस दिखा रहे थे। ये कितने का है? एक ड्रेस देखते हुए उसने बेदिली से पूछा था। मैडम, 2.5 लाख का, सेल्समैन ने बताया था। कुछ बहुत महंगा दिखाओ। इकरा ने सख्त नजरों से अयान को देखते हुए हल्के से कहा, तो सेल्समैन ने सर हिलाते हुए अंदर चला गया था और कुछ ही मिनट में बहुत ही भारी और महंगी ड्रेस लाया था। अयान ने एक नज़र उन ड्रेस पर डाली थी और फिर वापस फोन में बिजी हो गया था। ये कितने का है? उसने दोबारा हल्के से पूछा था। मैडम, ये 6 लाख का है, सेल्समैन ने बताया था। फोन से बात करते हुए अयान के होठ मुस्कुराए थे। इससे ज्यादा और कुछ एक्सपेंसिव है? इकरा ने पूछा। तो दोनों सेल्समैन ने एक दूसरे को देखा और फिर अंदर चले गए। वापस आए तो इस बार उनके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था। ये कितने का है? अंदर से देखते हुए उसने इस खूबसूरत जोड़े को मुस्कुराते हुए पूछा था। मैडम, ये 12 लाख का गाउन है, सेल्समैन ने बताया। तो इकरा ने सुकून की सांस भरी थी और घूरती हुई नजरों से अयान को देखा था। ये पसंद है मुझे। इकरा के कहने पर अयान फोन बंद करता हुआ उसकी तरफ आया था। अयान ने एक नज़र ड्रेस पर डाली थी। और कितना वक्त लगेगा? ये कहते हुए अयान ने फिर एक नज़र घड़ी पर डाली थी। सिर्फ 5 मिनट। और सर, इस ड्रेस का क्या करना है? उन्होंने इकरा के पसंद के ड्रेस के बारे में पूछा था। डिस्कार्ड, लापरवाही से बोला था, जब इकरा अपना दुपट्टा मुट्ठी में बींचते हुए अपने होठ मीट गई थी। 2 ही मिनट गुजरे थे जब सेल्समैन एक भारी बॉक्स उठाकर लाए थे। अयान उठ खड़ा हुआ था। इकरा अयान के पीछे चलने लगी थी। जब अयान ने अपना कार्ड कैश काउंटर के आगे बढ़ाया था, तुम 12 लाख का पसंद कर रही थी। फिक्र मत करो, जो मैंने लिया है वो 26 लाख का है, उसने कार्ड वापस रखते हुए लापरवाही से कहा। तो इकरा अपनी पलकों को ऊपर नीचे कर कर हैरत से उसे देखने लगी थी। मुझे एक जरूरी काम है, मैचिंग हील्स और ज्वेलरी तुम्हारे पास पहुंच जाएगी, मॉल से बाहर निकलते हुए अयान ने कहा था। इकरा बिना जवाब दिए उसके साथ गाड़ी में बैठ गई थी। अभी गाड़ी कुछ आगे ही बढ़ी थी जब अयान के नंबर पर कॉल आने लगी थी। सर, आप कहाँ हैं? उधर से अयान के एम्प्लॉय ने परेशानी से पूछा था। मैं बाहर हूँ, किसी इम्पोर्टेंट काम से। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है, अयान ने गाड़ी दूसरी सड़क पर डालते हुए पूछा था और साथ ही नीचे झुकते हुए गन निकाली थी। इकरा की आंखें गन को देखते ही फैल गई थी। सर, आपके साथ कोई और भी है क्या? एम्प्लॉय ने परेशानी से पूछा था। अयान के माथे पर बल पड़े थे। बकवास मत करो, जो बात है जल्दी से साफ बताओ। अयान गुस्से से बोला ही था कि तभी गाड़ी के पिछले शीशे पर गोली लगी थी, पर गाड़ी बुलेट प्रूफ होने की वजह से बच गई थी। डैम इट! ये कहते हुए अयान ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई थी, जबकि इकरा के हाथ पांव फूल गए थे। ये क्या हो रहा है? वो घबराकर खिड़की के बाहर देखने लगी थी। हेड डाउन इकरा, अयान ने सख्ती से कहते हुए गाड़ी को छोटी छोटी गलियों में मोड़ा था, जबकि इकरा की नजरें बाहर दो कई गाड़ियों पर ही जमी थीं। इस पर गोली जाकर इकरा के साइड के शीशे से आ टकराई थी।
आई सेट हेड डाउन। अयान ने दहाड़ते हुए अपने हाथ से उसका सर नीचे झुकाते हुए अपनी थाई से टिकाया था। हम हम मर जाएंगे। वो नीचे झुकती हुई डरकर बोली थी। उसके आंसुओं की नमी अयान को अपनी थाई पर महसूस होने लगी थी। अयान ने इकरा के बराबर वाली खिड़की का शीशा नीचे किया था और अपना हाथ बाहर निकालते हुए सामने से आई हुई गाड़ी का टायर पर शूट किया था। वो गाड़ी तो पीछे रह गई थी, मगर एक सामने से तेजी से बुलेट आती हुई अयान के हाथ को चीर गई थी। हाथ खून से लहूलुहान हुआ था। सब ठीक है इकरा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, परेशान मत हो। दर्द बर्दाश्त करते हुए पल भर के लिए अयान की गाड़ी लड़खड़ाई थी। उसने इकरा की सिसकी पर इकरा का सर थपकते हुए कहा था, पर फिर कुछ आगे निकलने के बाद वो गाड़ियां पीछे रह गई थी। वहां से डर निकलने के बाद अयान ने गाड़ी की स्पीड नॉर्मल की थी। एक बार फिर अयान के फोन पर एम्प्लॉय की कॉल आ रही थी। फोन उठाते ही अयान ने उसे फौरन पहुंचने के लिए कहा था। कॉल कट करते ही अयान ने गाड़ी सड़क के कोने पर रोकी थी। इकरा, अयान ने उसे दर्द से पुकारा तो वो फौरन सीधी हुई थी। उसका चेहरा लाल और आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसके जिस्म की कपकपाहट उसके डर को साफ बता रही थी। खून खून निकल रहा है। उसकी नजर अयान के हाथ पर पड़ी तो वो डरकर और फैल गई थी। कुछ भी नहीं हुआ, ये बस छोटा सा जख्म है, अयान ने लापरवाही से कहा तो इकरा अपने पर्स की तरफ गई। चार्जर है तुम्हारे बैग में? अयान ने पूछा तो इकरा ने कांपते हुए हाथों से चार्जर निकाला था। इसकी लीड मेरे हाथ में इतनी टाइट बांधो कि खून की रवानी मेरे हाथ में ना आए। अयान के कहने पर इकरा वैसे ही करने लगी थी। ताकत लगाना थोड़ा मुश्किल था। जैसे तैसे करके उसने चार्जर की लीड अयान के हाथ पर बांधी थी। इकरा की आंखें उसने अपने हाथ पैर जमीन देखकर इकरा को अपनी तरफ खींचा था। उसे अपनी तरफ करते हुए दर्द होने के बावजूद भी उसका सर अपने सीने से लगाया था। डरो नहीं, तुम सिर्फ मुझसे डरती हुई अच्छी लगती हो, बाकी किसी से भी डरने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अयान ने उसका सर थपकते हुए कहा तो वो बुरी तरह सिसकते हुए पीछे हुई थी। वहीं जा रहे हैं, पर जो भी हुआ है वो तुम किसी को भी नहीं बताओगी। तो इकरा ने फौरन हाँ में सर हिलाया था। आंसू साफ करो अपने, गाड़ी स्टार्ट करते हुए अयान ने कहा था। तो वो अपने दोनों हाथ चेहरे पर रगड़ते हुए आंसू साफ करने लगी थी, पर आंसू एक बार फिर आंख से निकलकर आंखों पर बहने लगे थे। मैं सब कुछ बता दूंगी पापा को। अगर आपके साथ मेरी शादी हो गई तो मैं फ्री में भी मारी जाऊंगी, वो रोते हुए हिचकियों से बोली। तो अयान उसे खामोशी से देखने लगा था। ठीक है, बता देना, फिर तुम्हारे पापा निकाह और रुखसती दोनों आज ही कर देंगे। अयान ने गुस्से और लापरवाही से कहते हुए गाड़ी स्टार्ट की थी। इकरा माथे पर बल डालकर उसे घूरने लगी थी। मेरे पापा बेवकूफ नहीं हैं, वो कह रही थी। हाँ, तुम्हारे पापा बेवकूफ नहीं हैं, तुम पागल हो, अकल से पैदल लड़की, वो गुस्से से झुंझलाया था। मैं नहीं, आप पागल हैं, इकरा ने फौरन जवाब दिया था। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो, मैं ही पागल हूँ जो तुम जैसी पागल लड़की के साथ अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो इकरा, अगर तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी किसी के सामने निकला तो फिर तुम मुझसे रहम की उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना। मैं तुम्हारी जान निकालने में एक पल भी नहीं लगाऊंगा। अयान इस कदर सख्ती से बोला था कि इकरा रोते हुए गाड़ी से बाहर देखने लगी थी। शीशे पर बुलेट के निशान देखकर सर खुजलाया था। मालूम करो ये किसकी गाड़ी थी। सर पता नहीं ये किसकी गाड़ियां थी। वहां के सीसीटीवी हमले के वक्त बंद कर दिए गए थे। गाड़ियां तो हमने पकड़ ली हैं, मगर जिन्होंने हमला किया है वो लोग फरार हो चुके थे। एम्प्लॉय ने कमर के पीछे हाथ बांधते हुए उसे बताया था। कुछ अंदाजा है ये कौन हो सकता है? अयान ने एक मेल देखते हुए पूछा था। जी सर, वो लोग आपको मारना नहीं चाहते थे, सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये सब किया है। अयान ने गहरी सांस ली थी। अभी वो और बात करता कि तभी एक मेल आने पर उसके माथे पर गहरा पल पड़ा था। गॉड डैम इट, ये टास्क किसने पूरा किया? अयान गुस्से से दहाड़ा था। नहीं पता, शायद नए बंदे लगते हैं। अंदाज सर इनका बिल्कुल अलग है, पर काम को अंजाम दे चुके हैं और हमें कुछ भी सुराग नहीं मिला इनका। उसके कहने पर अयान ने अपना माथा रब किया था। वैसे इतनी परेशानी की क्या बात है इसमें? जो भी कुछ हुआ है, हमारे काम में तो और आसानी हो गई। एम्प्लॉय ने कंधे उचका गए थे। काम में आसानी हुई है, मगर जो हुआ है वो भी ठीक नहीं है। जो लोग ड्रग्स की इतनी बड़ी सप्लाई करके इंडिया पहुंचवा सकते हैं, वो लोग कल को जुर्म की दुनिया में बहुत आगे तक निकल सकते हैं, और ये ठीक नहीं है। अयान ने माथे पर बल डाले कहा था। हाँ, पर जिसने भी ये काम किया है वो बहुत शातिर लग रहा है। फिलहाल अभी हमारा फोकस उन पर नहीं होना चाहिए, उनको हम बाद में देख लेंगे। उसकी बात पर अयान ने हाँ में सर हिलाया था। मम्मी, शबीना बेगम उसके कमरे में
निकाह का एक सुर्ख जोड़ा लाई थी, खुशी से उसको दिखाने लगी थी जब शाजिया ने उन्हें पुकारा था। क्या है? क्या बात है? उन्होंने शाजिया की तरफ देखा तो आंखें रोई रोई सी लाल हो रही थी। क्या हुआ मेरी बच्ची, क्यों रो रही हो? वो शाजिया के सामने बैठी हुई उससे पूछने लगी थी। उन्हें ये नॉर्मल लगा था, जैसे हर लड़की शादी से पहले डरती है। ये शादी जरूरी है? शाजिया ने पूछा था। जो दिल 2 दिन से बोझल था, वो आतिफ से मिलने के बाद तो फटने को था। क्या हुआ शाजिया, सब ठीक तो है? शबीना बेगम ने सीरियस होते हुए पूछा था। मम्मी, मेरा दिल नहीं मान रहा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं आप सब लोगों से दूर नहीं जा सकती। वो रोते हुए शबीना बेगम के गले से लगी थी, मगर चाहकर भी वजह नहीं बता पाई थी। क्या बताती कि दिल कुछ ही दिनों में किसी और के लिए धड़कने लगा था। शाजिया, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था बेटा। ये सब शुरू में होता है, मगर बाद में सब ठीक हो जाता है। तुम सिर्फ घबरा रही हो, पर तुम देखना, शादी के बाद तुम इतना खुश रहोगी कि तुम्हें हमारी याद भी नहीं आएगी। उन्होंने शाजिया के सर पर हाथ फेरा था। तुम अपने निकाह का ड्रेस देख लो, ये फिलहाल दूल्हा के घर से आया है। उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हें कुछ चेंजिंग करवाना है तो हो जाएगा। शबीना बेगम अपनी नम आंखें साफ करते हुए मुस्कुराकर खड़ी हुई थी। क्या हुआ? दोबारा शाजिया के सर पर हाथ फेरते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी। शाजिया ने मरे हुए दिल से वो ड्रेस बॉक्स से बाहर निकाली थी। बहुत ही खूबसूरत दुल्हन का ड्रेस था। उसने उस पर अपना हाथ फेरा था। आंखों में आंसू मोतियों की तरह गिर रहे थे। इस पल कमरे का दरवाजा दोबारा खुला था। शाजिया ने अपनी नजर उठाकर देखा तो उसकी आंखें पत्थर की हो गई थी। सामने आतिफ खड़ा था, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल हो रही थी। शाजिया फौरन घबराकर खड़ी हुई थी। यहाँ से वापस जाओ आतिफ, प्लीज वापस चले जाओ। यहाँ घर वाले सब हैं, प्लीज यहाँ पर कोई तमाशा मत करना। शाजिया डरते हुए बोली थी, जबकि आतिफ की नजरें उसके दुल्हन की ड्रेस पर ही अटक गई थीं। हल्के से दरवाजा बंद कर कर वो दुल्हन की ड्रेस तक आया था। ड्रेस हाथ में उठाते हुए शाजिया को देखा था। ये पहनेंगी आप? आतिफ ने आईब्रोज उचकाते हुए पूछा तो शाजिया बस उसे ही देखती रह गई थी। मुझे पसंद नहीं आया ये। शाजिया के कुछ भी समझने से पहले आतिफ ने जेब से लाइटर निकालकर ड्रेस पर शोला भड़काया था और ड्रेस जमीन पर फेंका था। ये, तुम पागल हो गए हो आतिफ, ये क्या कर रहे हो तुम? शाजिया तेजी से ड्रेस की तरफ लपकी थी, मगर आतिफ उससे पहले ही उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगा चुका था। नहीं, मना किया ना आपने? वो खतरनाक अंदाज में पूछ रहा था। आतिफ, तुम पागल हो गए हो? उसे बेबसी से पीछे हटाते हुए कहने लगी थी। हाँ, हो गया हूँ मैं पागल। आपने मुझे पागल कर दिया है शाजिया। आतिफ चिल्लाया तो शाजिया के हाथ पांव फूलने लगे थे। प्लीज चुप हो जाओ, चिल्लाओ मत, सब लोग घर पर हैं, गलत समझेंगे। उसने अपने कांपते हुए हाथ आतिफ के आगे जोड़े थे। वो दुल्हन का ड्रेस आग पकड़ चुका था। मुझे चिल्लाना तो बहुत पहले ही चाहिए था। अब जब मेरे सामने ही मेरी जिंदगी लुट रही है तो मैं अब भी चुप रहूं? प्लीज मेरी हालत देखिए आप। मुझसे मोहब्बत नहीं करती, मैं जानता हूँ, मगर मैं तो आपको अपनी जिंदगी मान चुका हूँ ना। प्लीज ये सब मत करिए, प्लीज शादी के लिए मना कर दीजिए। वो घुटनों के बल बैठा हुआ शाजिया से कह रहा था। मैं मना नहीं कर सकती, तुम खुद को समझो और यहाँ से जाओ प्लीज आतिफ। शाजिया की आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थीं। आतिफ के माथे पर अचानक बल पड़े थे। अंदाज भी अचानक बदला था। उसने शाजिया का हाथ सख्ती से पकड़ा था कि शाजिया दर्द से कर्राई थी। आपको मना करना पड़ेगा। आप मुझे बहुत हल्के में ले रही हैं शाजिया। मैं आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक हूँ। आतिफ दहाड़ा था। तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मगर मैं शादी के लिए मना नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। सुना तुमने? नहीं करती मैं तुमसे मोहब्बत। आतिफ को धक्का देते हुए वो पूरी जान लगाकर चिल्लाई थी। इस पल दरवाजा खोलते हुए नदीम साहब कमरे में आए थे और साथ में शबीना बेगम भी थीं। दुल्हन का ड्रेस जलता हुआ देखकर शबीना बेगम ने फौरन पानी का जग उठाकर उस पर डाला था, जबकि नदीम साहब को देखते ही शाजिया फौरन उनकी तरफ भागी थी। उनके गले लगकर बुरी तरह से रोने लगी थी, जबकि आतिफ की नजरें बेबस हुई थीं। शाजिया को खुद से अलग करते हुए वो आतिफ की तरफ बढ़े थे। अंकल, मैं शाजिया से, अभी सिर्फ उसने इतना ही कहा था कि तभी कमरे में थप्पड़ की आवाज गूंजी थी। नदीम साहब का हाथ आतिफ के चेहरे पर निशान छोड़ गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को रुलाने की? वो चिल्लाए और एक और थप्पड़ आतिफ के मुंह पर मारा था। आतिफ ने सब्र से अपने होठों पर जबान फेरी थी। शाजिया, शबीना बेगम के गले लगी हुई आतिफ को ही देख रही थी। मैं शाजिया से मोहब्बत करता हूँ। दूसरे थप्पड़ के बाद भी वो डटकर बोला था। आंखों से आंसू जरूर निकले थे। अपनी बकवास बंद करो,
वरना जबान काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। अपनी जबान से मेरी बेटी का नाम भी मत लेना। आतिफ को खींचते हुए वो कमरे से बाहर लाए थे और उसे लॉन की तरफ धकेला था। सिर्फ नसीम और अयान की वजह से लिहाज कर लिया, वरना गुस्से से कहते हुए वो बात अधूरी छोड़ गए थे और लॉन्च का दरवाजा बंद कर लिया था। आतिफ ने बाहर खड़े अपनी जलती हुई आंखें मींच ली थीं, पलटकर बंद दरवाजे को देखा था। सांस सीने पर भारी होने लगी थी। 2 दिन पहले ही उसने आतिफा बेगम से बात की थी। उन्होंने वादा भी किया था, मगर वो बेबस हो गई थी क्योंकि नदीम साहब ने साफ मना कर दिया था। गुस्से से पलटकर वापस लौटा था जब लॉन्च में टहलते हुए नसीम साहब को देखा था। आतिफा बेगम परेशान खड़ी थी। कहाँ गए थे? नसीम साहब ने सख्ती लहजे में सवाल किया था। खबर मिल ही गई है तो क्यों पूछ रहे हैं? फिर वो चिल्लाते हुए बोला था। तो तभी नसीम साहब ने भी उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था। ये क्या कर रहे हैं आप नसीम? जवान बेटे पर हाथ उठाएंगे आप? आतिफा बेगम नम लहजे में कहती हुई तड़प उठी थी। हाथ मत उठाइए, जान से मार दीजिए मुझे, क्योंकि मैं पीछे नहीं हटूंगा पापा। वो मेरी मोहब्बत है, उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता मैं। वो अपनी लाल आंखों से नसीम साहब की आंखों में आंखें डालकर बोला था। क्या करोगे? शाजिया की शादी बिलाल से होगी, तुमसे नहीं हो सकती, समझे तुम? नसीम साहब भी डटकर बोले थे। आप ही है ना बाप मेरे, क्योंकि बाप लग नहीं रहे। अयान भाई की शादी उनसे आधी उम्र की लड़की के साथ कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके पास पैसा पावर सब है, सेटल हैं वो। और शाजिया की शादी सिर्फ मुझसे इसलिए नहीं कर रहे कि वो मुझसे 2 साल बड़ी है। सेटल नहीं हूँ, बस 2 दिन दीजिए मुझे, मैं खुद को अयान भाई से ज्यादा पावरफुल प्रूफ कर दूंगा। पर मैं शाजिया को नहीं छोड़ सकता, वो नम लहजे में बोला था। कुछ देर के लिए तो उसका टूटा फूटा लहजा देखकर नसीम साहब भी दंग रह गए थे। ऐसा नहीं है आतिफ, अंदर आते हुए अयान ने कहा था। मैं तुम्हारे जज्बात को मना नहीं कर रहा, लेकिन मामला कुछ और है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अयान ने नरमी से कहते हुए अपना हाथ उसके कंधे पर रखा था जब आतिफ ने अयान को जोर से धक्का दिया था। नहीं समझना मुझे, समझे तुम? शाजिया सिर्फ मेरी है, मैं बता रहा हूँ, मैं उसकी शादी कहीं और नहीं होने दूंगा। वो जुनूनियत से बोला तो नसीम साहब ने हैरानी से उसे देखा था। शाजिया कोई खिलौना नहीं है आतिफ, जो तुमने उसकी जिद करी है और हमने तुम्हें उसे खरीद कर दे दिया। कोशिश की थी ना तुमने, यूनिवर्सिटी भी गए थे तुम, उसके कमरे में भी हो आए हो। अगर वो खुद मान जाती तो कुछ भी हो सकता था। जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हम उसके साथ। अयान माथे पर बल डाले बोला था। इस वक्त यही तरीका था उसको काबू करने का। इतनी खबर रखते हैं मेरे बारे में? अच्छा, आप तो ये भी जानते हैं ना कि मैं शाजिया से मोहब्बत करता हूँ, फिर क्यों उस बिलाल का रिश्ता पेश किया? वो मोहब्बत करती हो या ना करती हो, वो सिर्फ मेरी है। मैं देखता हूँ कोई कैसे उससे निकाह करता है। गुस्से से दहाड़ते हुए उसने तीनों पर नजर डाली थी और घर से बाहर निकल गया था। आतिफा बेगम सोफे पर बैठी रोने लगी थी। नसीम शाह परेशान होते हुए अयान को देख रहे थे। अयान अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया था, साथ ही किचन के दरवाजे पर खड़ी काम वाली को स्टडी रूम में आने का इशारा किया था। ये दवा आतिफ के पानी में मिला दो। अयान ने कागज की पुड़िया काम वाली के आगे बढ़ाई थी तो वो नम नजरों से अयान को देखने लगी थी। ये सिर्फ एक दिन के लिए आतिफ को बेहोश रख सकता है, उसके बाद क्या करेंगे आप? क्या कोई दूसरा रास्ता है? वो कहते कहते बात अधूरी छोड़ गई थी। अगर कोई दूसरा रास्ता होता तो मैं कभी भी अपने भाई को इस तरह तकलीफ में नहीं देखता। तुम जानती हो कि उनका निशाना शाजिया है और शाजिया सिर्फ बिलाल के घर में रह सकती है, इंडिया से दूर। अयान गंभीरता से कहता हुआ कमरे से निकल गया था। कामवाली ने अपने हाथ में वो पुड़िया अच्छी और आंखों से एक आंसू टूटकर गिरा था। उसे आए हुए इस घर में 3 साल हो चुके थे। वो अयान समेत इस घर में सबसे इमोशनली अटैच हो चुकी थी। स्टडी रूम से निकलने के बाद वो आतिफ के कमरे में गई थी। साइड टेबल पर रखा पानी के जग में वो पुड़िया मिला दी थी। रात आतिफ थोड़ी देर से घर लौटा था, जूते समेत बेड पर उल्टे मुंह लेट गया था। इतनी आसानी से नहीं शाजिया, आप मेरी हैं और मेरी ही रहेंगी। कल ये सब लोग भी देख लेंगे। तकिए में मुंह दबाते हुए उसने इत्मीनान से सोचा था। वो दुनिया से लड़ने को तैयार था। वो सो चुका था। कुछ देर बाद बेड से उठकर उसने अपने जूते उतारे थे। घड़ी में देखा तो रात के 2 बज रहे थे। उसने कपड़े चेंज कर कर पानी की बोतल उठाई थी और पूरी बोतल पी गया था। पानी का टेस्ट अलग नहीं हुआ था, बस हाँ, उसे अपने गले में खराश सी महसूस हुई थी, लेकिन इस पर भी उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। बेड पर लेटे हुए उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी।
वो जिस रिश्ते के बारे में सोच रहा था, अचानक से ही उसका सर भारी होने लगा था और धीरे-धीरे नींद का नशा चढ़ने लगा था और आंखें बंद हो गई थीं। घर पर बहुत सारे मेहमान आ चुके थे, पार्लर वाली भी घर पर ही बुलाई गई थी। प्लीज़, आप रोना बंद करिए, अगर आप ऐसे रोते रहेंगे, तो हम मेकअप कैसे करेंगे? पार्लर वाली शाज़िया से बोली, तो वो दोबारा अपने हाथों से चेहरा साफ करने लगी थी। इकरा उसको रोता हुआ देखकर परेशान सी हो रही थी। रोना तो मुझे चाहिए, ये पागल क्यों रो रही है? इकरा ने सोते हुए अपना सर झटका था कि तभी शबीना बेगम कमरे में आई थी। इकरा, पहले तुम तैयार हो, पहले तुम्हारा निकाह होगा। शबीना बेगम ने इकरा का निकाह का ड्रेस बॉक्स निकालने को कहा था। क्यों मम्मी, शाजिया बड़ी है तो पहले उसी का निकाह होगा ना? इतने बेचैनी से बात बदलते हुए बोली थी। हर बात में बहस करना तुम्हारी बचपन की आदत है। चुपचाप जल्दी से तैयार हो जाओ, अयान को जरूरी काम से बाहर जाना है। इकरा अपने माथे पर बल डाले हैरानी से उनको देखने लगी थी। तो निकाह कर कर मेरे पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं? जरूरी काम है तो चले जाएं, जब फ्री होंगे तो तब निकाह कर लेंगे। आईब्रो उचकाकर बोली तो शाजिया रोना बोलकर उसे मुस्कुराकर देखने लगी थी। इकरा, शबीना बेगम गुस्से से बोली थी। हाँ हाँ मम्मी, हो रही हूँ तैयार। वैसे ही अच्छी बात नहीं है आपकी, एक के रोने पर उसे छुपा रही हैं और दूसरे के रोने पर उसे डांट रही हैं। इकरा अपना ड्रेस उठाते हुए वॉशरूम में गई थी। शबीना बेगम शाजी के सर पर हाथ फेरकर उससे दुआएं दे रही थी। कुछ देर बाद इकरा बाहर निकली तो ब्लू कलर के गाउन में थी। वो गाउन उसके पैरों को छूता हुआ जमीन को चूम रहा था। बहुत प्यारा है इकरा, तुम्हारी इतनी अच्छी पसंद कब से हो गई? शाजिया ने शरारत से कहा तो इकरा दिल ही दिल में अयान की पसंद पर खुश होने लगी थी। मेरी पसंद पहले भी अच्छी थी शाजिया। मुंह बनाते हुए वो कुर्सी पर बैठी तो मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप करने लगी थी। थोड़ी देर बाद इकरा किसी शहजादी की तरह तैयार थी। घर के लॉन में ही इवेंट तैयार किया गया था, लेकिन सजावट बाहर के इवेंट प्लेस से ज्यादा अच्छी थी। निकाह में सिर्फ कुछ ही खास लोगों को बुलाया गया था। इकरा की घबराहट बढ़ने लगी थी। अयान वाइट कुर्ता पजामा पहने मौलवी की बराबर में बैठे निकाह नामा फिल कर रहा था, जबकि उसकी निगाह उठी और सामने से आई हुई इकरा पर ठहर गई थी। होठों पर मुस्कुराहट छाई थी। उसकी पसंद का ड्रेस उसकी पसंदीदा औरत पर बहुत ही प्यारा लग रहा था। इकरा को उसके सामने लाकर बिठाया गया था। बीच में सफेद फूलों की चादर थी। मम्मी, मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। मैं कसम से कह रही हूँ कि अब धड़कना बंद हो जाएगा। मुझे थोड़ी देर का टाइम और दे दें। पहले शाजिया का निकाह करवा दीजिए प्लीज। इकरा शबीना बेगम का हाथ थामते हुए नम लहजे में बोली थी। तो जवाब में नदीम साहब उसका सर थपकने लगे थे। शुरू करिए मौलवी साहब। मौलवी साहब ने निकाह शुरू कर दिया था। आयान ने तो खुशी के साथ कबूल है बोल दिया था, मगर सब लोग इकरा के रोने पर हैरान थे। वो इस तरह रो रही थी जैसे किसी की मौत हो गई हो। आयान उसका रोना अभी दिलचस्पी से देख ही रहा था। उसका रोना जब चुप हुआ था तो शाजिया को भी बाहर लाया गया था। इकरा को अयान के बराबर में बिठाने के बाद शाजिया का निकाह भी शुरू हुआ था। शाजिया बिनते नदीम, क्या आपको 10 लाख हक महर बिलाल खान से निकाह कबूल है? मौलवी साहब के पूछने पर उसे अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई थी। जोर से आंखें मलते हुए जबान जैसे पत्थर की हो गई थी। मैं आपको अपनी जिंदगी मान चुका हूँ शाजिया। दिमाग में आतिफ के अल्फाज गूंजने लगे थे। शाजिया, शबीना बेगम ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं मर जाऊंगा शाजिया। एक और शिद्दत भरी पुकार ने जैसे उसके दिल पर पैर रखा था। कबूल है, उसकी जबान से अल्फाज निकले थे। उसके अल्फाज से सिर्फ शाजिया का ही दिल नहीं रोया था, बल्कि वहां खड़े अयान, आतिफा बेगम और नसीम साहब का भी दिल रोया था। फिर देखते ही देखते शाजिया बिलाल खान के नाम हो गई थी। निकाह होने के बाद अयान फिर कुछ जरूरी काम से चला गया था और इकरा भी नॉर्मल हो गई थी। फिर थोड़ी देर बाद मेहमानों को खाना सर्व करने के बाद रात 9 बजे शाजिया की रुखसती हो गई थी। अयान रात 10 बजे घर वापस लौटा था। रुखसती ठीक से हो चुकी थी। वो घर आया तो नसीम साहब और नदीम साहब दोनों ही साथ में बैठे थे। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं इकरा से मिल लूं, वो शायद मुझसे नाराज होगी मेरे इस तरह जाने से। अयान के पूछने पर नदीम साहब ने हाँ में सर हिलाया तो अयान अंदर लॉन की तरफ बढ़ गया था। लॉन में ही अंदर शबीना बेगम और उनकी बहनें बैठी थी। आंटी इजाजत है? अयान के पूछने पर शबीना बेगम ने मुस्कुराकर इजाजत दे दी थी। अयान ने दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ उठाया था, लेकिन फिर ना में सर हिलाते हुए डायरेक्ट दरवाजा खोल दिया था और कमरे के अंदर चला गया था। इकरा का ड्रेस बेड पर फैला हुआ था।
वो घर के आम से शर्ट और ट्राउजर में घुटनों में सर डाले बैठी हुई थी। अयान बिना कुछ बोले दरवाजा बंद करते हुए इकरा के बराबर में बैठा था। इकरा ने सर उठाकर देखा तो अयान को देखते ही उसका दिल जोर से धड़का था। वो गहरी नजरों से इकरा को देख रहा था। सोच रहा हूँ कि रुखसती भी आज ही हो जानी चाहिए। अयान के कहने पर इकरा रोना भूलकर आंखें फैलाकर उसे देखने लगी थी। अच्छी लग रही थी आज तुम। खामोश समझदार सी अयान की आखिरी बात उसे जहर लगी थी। मैं कैसा लग रहा था? अयान ने बात बढ़ाने को पूछा था। बहुत बुरे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि निकाह हो गया है और आप मुझे ब्लैकमेल कर सकते हैं तो ये आपकी भूल है। मैं बहुत जल्दी आपके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर कर आपसे छुटकारा पा लूंगी। वो बड़े यकीन के साथ बोली थी। अयान ने आईब्रो उचकाकर गहरी नजरों से उसे देखा था, फिर एकदम कमर से थामते हुए उसे अपने करीब किया था। इकरा की जबान के साथ साथ सांस भी रुकी थी। अगर तुम कहो तो निकाह के तोहफे में अपने सारे सबूत तुम्हें दे दूं। ये कहते हुए अयान ने अपना चेहरा इकरा के चेहरे के करीब किया था तो इकरा अयान के सीने पर हाथ रखती हुई उसे पीछे करने लगी थी। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज आप पीछे हो जाइए। उसने अपने तेज धड़कते हुए दिल को काबू करते हुए अयान को पीछे किया था, मगर अयान के एक झटके से वह अयान के सीने से टकराई थी। अयान के सीने से लगी, वह अयान के ही वजूद का हिस्सा लगने लगी थी। अयान इसकी बदली हुई हालत देखकर अयान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। अयान ने उसे बेड पर गिराया और उसके ऊपर झुका था। कोई कोई आ जाएगा, आप इस तरह क्यों कर रहे हैं? इकरा हैरान हुई थी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अयान का ये रूप भी हो सकता है। कोई नहीं आएगा, इस घर में बस एक तुम ही बेवकूफ हो। अयान ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा था। अगर मैं बेवकूफ हूँ तो क्यों शादी की मुझसे? वो कहते हुए उठने को थी जब अयान ने उसे दोबारा बिठाकर गिराया था और उसके दोनों हाथ अपनी गिरफ्त में लिए थे और घूर कर उसे देखने लगा था। जब इकरा को भागने का रास्ता नहीं मिला तो उसने जोर से आंखें मीच ली थी। उसकी इस हरकत पर अयान गहरा मुस्कुराया था, इकरा के चेहरे पर झुकते हुए उसके माथे पर अपने लब रखे थे। अब मैं तुमसे थोड़ी समझदारी की उम्मीद रखता हूँ। तुमने आगे भी कोई गलती नहीं की है और मैं तुमसे आगे भी यही उम्मीद रखता हूँ कि तुम कोई गलती ना करो। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे ऊपर सख्ती से पेश आऊं। अयान उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला था। फिर अपने पीछे से एक पैक हुआ डब्बा निकालते हुए उसके पेट पर रखते हुए वो उठ खड़ा हुआ था। इकरा ने हल्के हल्के आंखें खोली तो कमरा खाली था। अयान जा चुका था। वो झटके से उठ बैठी थी। इतना खतरनाक बंदा और रोमांटिक। वो उठ बैठी थी। कितनी बेवकूफ हूं मैं, इनकी बातों में आ जाऊंगी और कबूल कर लूंगी। ये कहते हुए वो उठने लगी थी जब उसकी नज़र अपनी गोद में रखे गिफ्ट पर पड़ी थी। उसने गुस्से से वो गिफ्ट झटकते हुए अपने साइड टेबल पर रखा था, फिर दोबारा उठकर उसे खोलकर देखने लगी थी। अंदर उसका पसंदीदा मोबाइल था। उसकी आंखें हैरत से फैल गई थी। इन्हें कैसे पता चला? वो सोचकर रह गई थी। शायद मम्मी पापा ने बताया होगा। क्या ले लूं? उसने दांत तले उंगली दबाते हुए सोचा और फिर खुशी से मोबाइल हाथ में ले लिया। रात 11 बजे उसे होश आया था। वो अपना सर पकड़े उठ बैठा था जब नजर घड़ी पर पड़ी। रात के 11 बज रहे थे। सुबह के 11 बज गए। मेरी आंख इतनी देर से खुली। वो बेड से खड़ा हुआ था जब उसका सर चकराने लगा था। ये अचानक क्या हो रहा है? उसने अपना सर पकड़ते हुए अपनी आंखें पूरी तरह खोलने की कोशिश की थी। वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए उसने अपना चेहरा धोया था। सर अभी भी भारी था। वो कमरे से बाहर निकला तो पूरा लॉन्च खाली था। घर रोशनियों से जगमगा रहा था। मेज पर बड़े बड़े मिठाइयों की टोकरे पड़े थे और गिफ्ट के बॉक्स भी। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी खींची थी। इस वक्त घड़ी 11 बजा रही थी। वो सुबह के नहीं, रात के 11 बजे थे। वो तो रात के 2 बजे सोया था। मतलब कि पूरा दिन गुजर चुका था और आज शाजिया की बारात थी। वो लजने लगा था। बड़ी मुश्किल से उसने अपने कदम दरवाजे की तरफ खींचे थे। दोनों घरों के बीच एक दीवार की तरफ आया तो बराबर वाले घर में डेकोरेशन उतारते हुए देखकर दिल में डर बैठ गया था। अपना सर दोनों हाथों में थामते हुए वो अपने कदम पीछे लेने लगा था। इस दौरान कदम 2 बार बुरी तरह लड़खड़ाए थे। वो जमीन पर गिरा था लेकिन फिर उठते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। अपने कमरे में जाते हुए उसकी नजर बेड के साइड टेबल पर रखी बोतल की तरफ पड़ी थी। उसने बोतल नाक से लगाई थी। एक दिन गुजारने की वजह से बोतल में केमिकल की स्मेल आने लगी थी। हल्के हल्के सफेद धब्बे भी बोतल पर दिखाई दे रहे थे। उसने पूरी ताकत से बोतल ड्रेसिंग मिरर पर मारी थी। नशा पल भर में टूटा था। उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए बड़ी मुश्किल से सांस लेने की कोशिश की थी। आतिफ। आतिफा बेगम ने काटते हुए होठों से उसे पुकारा था।
आतिफ ने जख्मी निगाहों से उन्हें देखा था। जाइए यहाँ से, वो हल्की आवाज में मगर खतरनाक अंदाज में बोला था। मेरी बात सुना आतिफ। वो कमरे के अंदर आने लगी थी जब आतिफ पूरी ताकत से दहाड़ा था। मैंने कहा जाइए यहाँ से। गर्दन की नसें फूलने लगी थी। उसे लग रहा था कि उसका दिल फट जाएगा। आतिफ की चीख सुनकर अयान और नसीम साहब भी वहां आए थे। अयान को देखते ही आतिफ ठिठका था। ये सब आपने किया है ना? आप ही ने मेरे पानी में नशे की दवाई मिलाई थी ना? वो अयान के पास आते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछ रहा था। अपने बेटे को आमने सामने खड़ा इस तरह से देखकर आतिफा बेगम मुंह दबाकर रोने लगी थी, जबकि नसीम साहब उनके बीच आए थे। अयान ने नहीं, मैंने मिलाई थी वो दवा। अब बताओ क्या करोगे? मारोगे मुझे? नसीम साहब ने गुस्से से कहा था, जब आतिफ की आंखों में से आंसू निकलते हुए गालों को भिगोने लगे थे। नहीं, पर मैं मर जाऊंगा आप लोगों के लिए। आज से अभी से आपका छोटा बेटा आतिफ मर चुका है। अब आपका एक ही बेटा है अयान। वो फैसले वाले अंदाज में कहते हुए लड़खड़ाते हुए पैरों से अपने बेड की साइड टेबल पर गया था और अपनी गाड़ी की चाबी उठाते हुए पलटा था। तुम अभी गुस्से में हो आतिफ, होश से काम लो। अयान ने उसे संभालना चाहा था। पीछे हटिए, खबरदार अगर मेरे रास्ते में आए तो। मैं आपके जितना मजबूत नहीं हूँ, लेकिन कमजोर भी नहीं हूँ। अयान को नफरत से देखते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ा था, जहाँ नसीम साहब रास्ता रोके खड़े थे। अपने माँ बाप का ख्याल कर लो। अयान ने उसे रोकना चाहा था। किसी ने मेरा ख्याल किया, मेरी रूह को नोच लिया आप लोगों ने। इससे बेहतर था कि मुझे मार देते। न मुझे जिंदा में छोड़ा है और ना ही मुर्दा में। ये कहते हुए उसने अयान साहब के हाथ पकड़े थे और उनको साइड करते हुए बाहर की तरफ निकल गया था। परेशान मत होइए, अभी गुस्से में हैं, गुस्सा उतर जाएगा तो घर वापस लौट आएगा। अयान ने कहते हुए अपनी माँ को सहारा दिया था, जो अयान के गले लगकर बुरी तरह रोने लगी थी। टू बी कंटिन्यू। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।